हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लव। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेटरी सूट के बारे में। अब मैं कोड के हिसाब से बताऊं उससे पहले एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि होता क्या है। ऐसा होता है इसमें, मान लो आप अपना किसी बचपन का टाइम याद करो। सपोज आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपके लिए कोई चीज़ लेके आए, ठीक है। तो आपके बीच में लड़ाई हो रही है, आप कह रहे नहीं नहीं मेरा है, आपका भाई कह रहे नहीं 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 मेरा है ना। तो अब उसके बाद क्या मोस्ट फेमस डायलॉग होता है, चल पूछवा दे, अब पूछवा दे। यही होता है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन किसके पास पूछवाने जा रहे हैं, कोर्ट के पास पूछवाने जा रहे हैं। और कौन लोग पूछवाने जा रहे हैं, जो लोग अपना लैंड में समझते हैं कि उनका राइट है, ठीक है। भूमिधर हो गया, आसामी हो गया, जिनको लग रहा है कि उनका लैंड में राइट है, तो वो जो है कोर्ट के पास पूछवाने जा रहे हैं कि कोर्ट बता दे अब है किसका ये, ठीक है। तो ये है डिक्लेरेटरी सूट, सेक्शन 144 से लेके 146 के बीच में दे रखा है। तो अब कोर्ट के हिसाब से बात करें तो ये वो सिचुएशन रहती है जहाँ पे किसी पर्सन का, मतलब जो भी टेन्योर होल्डर है, उसका जो पोजीशन है वो डाउटफुल रहता है, मतलब क्लियर नहीं रहता कि मतलब क्या उसका पोजीशन है, वो असामी है या फिर नहीं है। मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि है कौन ये, मतलब लैंड इसके पास किस कैपेसिटी में लैंड होल्ड कर रहा है, काफ़ी डाउट रहता है। तो प्लेंटिव जो रहता है वो कोर्ट के पास जाता है जिससे कि कोर्ट उसका राइट जो है डिक्लेयर कर दे। अब इससे देखो क्या होगा, अगर कोर्ट जो उसका राइट बता देगा, मतलब कोर्ट उसका स्टेटस बता देगा, तो ऐसे बड़ा बवाल नहीं खड़ा होगा, है ना। फिर वरना फ्यूचर में किसी तरीके की उन लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब सब चीज़ जो है यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। एक बार डिक्लेयर हो गया तो एक तरीके से एक और चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि जो भी स्टेटस होगा उस पर्सन का, है ना, जो प्लेंटिव है, जो सूट फाइल करने का, उसका जो भी स्टेटस होगा उसके स्टेटस को कोर्ट का सील मिल जाएगा, मतलब कोर्ट का थप्पा मिल जाएगा। अगर वो असामी है तो उसे उसका कोर्ट से थप्पा मिल जाएगा, तो सोचो उसका पोजीशन कितना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो ये है डिक्लेरेटरी सूट में। अब देखो, डिक्लेरेटरी सूट ना कोड में ही नहीं बल्कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 पढ़ोगे तो वहां पे भी डिक्लेरेटरी सूट के बारे में कह रखा है। लेकिन वहां पे ये कह रखा है कि डिक्लेरेटरी सूट जो है सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन फाइल कर सकता है जिसके राइट का पोजीशन क्लियर नहीं है, जिसके राइट को डिनाई किया जा रहा है, सिर्फ वही फाइल कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको भाई बहन वाला एग्जाम्पल दिया, जो मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कौन जा रहा था पूछने के लिए, आप और आपका भाई जो भी है, मतलब आप दो लोग पूछने जा रहे थे, आप दोनों लोगों का ही पोजीशन क्लियर नहीं था, है ना। ये कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लेकिन हमारा कोड में ऐसा नहीं है। हमारे कोड में जिस इंसान का राइट नहीं क्लियर, जिस इंसान का स्टेटस नहीं क्लियर, उसके अलावा भी कोई इंसान उसके बिहाफ पे कोर्ट में डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। हाँ, ग्राम पंचायत है वो। सेक्शन 145 के अंदर जो ग्राम पंचायत है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, सपोज उसका स्टेटस क्लियर नहीं है, उसका पोजीशन क्लियर नहीं है किसी लैंड को लेके, तो ग्राम पंचायत जो है डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। देखो, जब मैंने आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बताया था तो वहां पे था कि सिर्फ वही सूट फाइल कर सकता है जिसका लोकस स्टैंडाई हो, मतलब उसका इंटरेस्ट हो कुछ सूट में। किसके पास जाएगा ये मैटर, ग्राम पंचायत किसके पास डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगी, वो फाइल करेगी सब डिविजन ऑफिसर के पास। अब सब डिविजनल ऑफिसर का जो भी ऑर्डर था उससे पार्टी अग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहली अपील किसके पास जाएगी, कमिश्नर के पास। उससे भी दुखी है तो दूसरी अपील हमारी जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटरी सूट बाय ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं डिक्लेरेटरी सूट बाय एन असामी। तो असामी जो है अपने लैंड होल्डर के अगेंस्ट, मैंने आपको बता रखा है असामी कौन होता है। असामी बेसिकली अगर एकदम नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो वो होता है जिसे लैंड लीज पे मिली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो असामी है उसका पोजीशन मान लो क्लियर नहीं है, उसका राइट्स क्लियर नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ पोजीशन राइट, तो मतलब क्या मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो है क्या, वो किस कैपेसिटी में लैंड को होल्ड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि किस कैपेसिटी में वो लैंड को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसके राइट्स पे फर्क पड़ेगा। सपोज कोई लैंड है, आप इस लैंड को ओनर की तरह होल्ड कर रहे हो तो आपके पास कितने सारे राइट्स होंगे। और मान लो अगर आप इस लैंड को एज ए लेसी की तरह होल्ड कर रहे हो, मतलब किराएदार की तरह, तो आपके राइट्स कुछ कम होंगे। तो इस वजह से जानना जरूरी रहता है कि किस कैपेसिटी में वो इंसान उस लैंड को होल्ड कर रहा है। अब चाहे तो पूरी जमीन का वो असामी हो सकता है, या फिर कुछ पोर्शन का वो असामी हो सकता है, अकेले फाइल कर सकता है, या फिर बाकी असामियों के साथ मिलकर वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी फाइल कर सकता है। अब इस सिचुएशन में डिफेंडेंट कौन होता है, ऑब्वियसली लैंड होल्डर।
क्योंकि असामी किसके अगेंस्ट डिक्लेरेटिव सूट फाइल कर रहा है? लैंड होल्डर के अगेंस्ट ना। उसे अपनी जो पोजीशन है किसके सामने क्लियर करना है? ऑब्वियसली लैंड होल्डर को। तो यहाँ पे वो तो होगा ही डिफेंडेंट लैंड होल्डर, और साथ में अगर कोई और पर्सन है, मान लो मैं असामी हूँ, मैं केस फाइल कर रही हूँ, है ना, डिक्लेरेटरी सूट मतलब मैं फाइल कर रही हूँ कि मैं इस लैंड के असामी हूँ। अब आप भी क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं असामी हूँ, तो ऐसे में डिफेंडेंट लैंड ओनर तो होगा ही होगा, साथ में आप भी डिफेंडेंट बन जाएंगे। तो मतलब डिफेंडेंट यहाँ पे कोई और पर्सन अपने आप को असामी कह रहा है, तो वो भी डिफेंडेंट की ही श्रेणी में जुड़ जाता है। तो असामी कहाँ पे डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा? रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजन ऑफिसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिक्लेरेटरी सूट बाय भूमिधर और हिज कोशेयरर। तो जो भी पर्सन अपने आप को यहाँ पे भूमिधर क्लेम कर रहा है, किसी भी मतलब लैंड का, किसी लैंड के हिस्से का, या फिर पूरे लैंड का, या फिर लैंड के कुछ हिस्से का, तो वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। और अगर मान लो वो और भूमिधर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से के लिए ही डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि मान लो 2-3 लोग, 2-3 भूमिधर इकट्ठे मिलकर उस लैंड को होल्ड कर रहे हैं। अब एक भूमिधर को सूट फाइल करना है, डिक्लेरेटरी सूट, है ना, तो पूरा तो जमीन उसका नहीं है ना, जो उसका पर्टिकुलर शेयर होगा उसके लिए वो अलग से डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। मतलब डिवीजन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 भूमिधर है तो पहले 3 हिस्से किए जाए उस लैंड के, फिर ही वो सूट फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का जो है वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। पार्टीशन की कोई नीड नहीं है। अब भूमिधर अपने लिए तो डिक्लेरेटरी सूट फाइल ही करता है, साथ ही में वो उस पर्सन के लिए भी डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है जो कि उसके लैंड में असामी अपने आप को कह रहा है। भूमिधर जैसे अपनी लैंड लीज करते हैं ना, असामी को देते हैं, तो कोई पर्सन अगर अपने आप को भूमिधर के लैंड में असामी क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए भी डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है भूमिधर कि भाई इस पर्सन का भी जो पोजीशन है क्लियर कर दो कि असामी है या नहीं मेरे लैंड का। तो किसके सामने किया जाएगा ये डिक्लेरेटरी सूट फाइल? रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। अब यहाँ पे जो को भूमिधर्स होंगे और स्टेट गवर्नमेंट और जो भी कंसर्न ग्राम पंचायत होगी, उन सबको डिफेंडेंट बनाया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत को पार्टीज नहीं बनाई तो किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलेगा प्लेंटिफ को। और जब आप स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंडेंट बना रहे हैं तो इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। और अगर इस केस में हम देखें जगनू वर्सेस बिरबल के केस में, यहाँ पे ये बोला गया है कि नोटिस सर्व करना मैंडेटरी है। आप स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस ना देने के लिए ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि हमारा डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है ही नहीं, तो हम नोटिस क्यों दें। ये बहाना नहीं चलेगा, नोटिस देना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक भूमिधर है, ठीक है, वो मर जाता है, उसके 3 बेटे रहते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वाई और जेड जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो लैंड ले लेते हैं, क्योंकि एक्स वहाँ पे रह नहीं रहा होता है, एक्स बाहर कुछ काम करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्स के एब्सेंस में वो ज़मीन ले लेते हैं। अब जो वाई और जेड रहते हैं वो कहते हैं कि एक्स का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब एक्स का कोई अधिकार नहीं है, तो अब यहाँ पे एक्स के पास देखो 2 चीज़ें हैं, या तो वो सूट फाइल कर सकता है डिवीजन के लिए सेक्शन 116 में, या फिर वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है। दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे पहले डिवीजन के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो सीधे डिक्लेरेटरी सूट भी फाइल कर सकता है। अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो बात करते हैं इंजंक्शन की। आप एक बात सोचो, जो लैंड है वो कभी खाली नहीं रहता। हाँ खाली रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन लैंड पे होता क्या है, चीज़ें उगाई जाती हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, राइट, क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अब सूट तो कई समय तक चलेगा, है ना, कई सालों तक चलता है। अब क्रॉप्स तो नहीं इंतजार कर सकते ना, उनका तो एक फिक्स टाइम पीरियड है कि इतने समय में बड़े हो जाएंगे, इतने समय में उन्हें निकालना पड़ेगा, ये सारे तो फिक्स रहेंगे। अब वो कोर्ट को देख के अपने बड़े होने का समय तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, क्रॉप्स उगने का समय। तो अब इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, इंजंक्शन फाइल किया जा सकता है। तो कोई भी अगर ये बात प्रूफ कर दे कोर्ट में, है ना, कि सूट चलते टाइम, सूट के दौरान ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी को या जो भी उस पर ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, उनमें किसी तरीके का खतरा है, ठीक है, या फिर जो पार्टी है उसे दूसरी पार्टी से निकाल के लेके चली जाएगी। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर अपना, मुझे लग रहा है कि ये मेरा है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी पार्टी जिसका है नहीं वो लैंड, वो क्या करेगी कि वहाँ से क्रॉप्स वगैरह लेके चली जाएगी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। या फिर कोई जो दूसरी पार्टी है वो दूसरी पार्टी को डरा रही है ना, या फिर उसका इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है कि वो जो ट्रीज है, क्रॉप्स है, जो भी चीज़ उस प्रॉपर्टी पे, मतलब उसे वो लेके चली जाएगी।
तो दूसरी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। अभी तो फैसला आया नहीं है ना, पता तो है नहीं कि किसका है। तो ऐसे में कोर्ट जो है इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो इशू कर सकती है, और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। So thank you for watching this video. If there's any doubt, do mention in the comment box. We'll be happy to serve you. Hare Krishna.